हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा मानना है कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए आप अपने पढ़ाई को लगातार गति दे रहे होंगे। आज इसी के साथ जो हमारा मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जो संबंध की हम बात कर रहे थे, हमने अर्थशास्त्र के पढ़ा, साथ संबंध मानव भूगोल का हमने इतिहास के साथ पढ़ा और हमारा जो तीसरा फैक्टर चल रहा था कि मानव भूगोल एवं राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के मध्य आपस में जो कोर रिलेशन है, उस रिलेशन की हम बात कर रहे थे आपसे। यदि हम उस रिलेशन की बात करें तो मुख्य रूप से हमारे पास में इसका बेसिक तैयार था कि राजनीति विज्ञान के साथ किस प्रकार से संबंध है, किसका, मानव भूगोल का। राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से राज्य के प्रशासनिक कार्यों के अध्ययन से संबंधित होता है, यानी जो राज्य के प्रशासनिक कार्य होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य होते हैं, उनसे संबंधित उन कार्यों में मुख्य रूप से जो योगदान होता है वह किसका होता है, वह राजनीति विज्ञान का होता है। अर्थात उस राजनीति विज्ञान में जो कार्य करने वाली जो बॉडी होती है, यानी जो वर्कर बॉडी होती है, वह मानव होता है, प्रशासनिक कार्य मानव करता है। अर्थात जिस शास्त्र में मानव का अध्ययन किया जाता है, उस शास्त्र को हम किस नाम से जानते हैं? उस शास्त्र को हम मानव भूगोल के नाम से संबोधित करते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य, प्रमुख राजनीतिक संगठनों, राष्ट्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय सरकारी नीतियों का अध्ययन किया जाता है। यानी राजनीति विज्ञान जो है, इस राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक राज्य का अध्ययन करते हैं। राज्य के साथ साथ तो राजनीतिक संगठन हैं, यानी प्रमुख जो राजनीतिक संगठन हैं, यानी उन संगठनों का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में ही किया जाता है। विभिन्न राष्ट्रों का अध्ययन किया जाता है और राष्ट्रों के अध्ययन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जो सरकारी नीतियां हैं, उन सरकारी नीतियों का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान जैसे एक विषय के रूप में किया जाता है। लेकिन राजनीतिक क्रियाएं उस क्षेत्र के भौगोलिक वातावरण से सर्वाधिक प्रभावित होती है। उस राजनीति में जितने भी क्रियाएं होती हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वह सारे कार्य किससे प्रभावित होते हैं? वह सारे कार्य मुख्य रूप से यानी भूगोल के वातावरण से प्रभावित होते हैं। किसके वातावरण से प्रभावित होते हैं? भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। जब भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे भूगोल हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, चाहे इसी के साथ साथ इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, मिलिट्री साइंस हो यानी सैन्य विज्ञान हो, हम किसी न किसी प्रकार से ये कह सकते हैं आपको कि येन केन प्रकारेण, ये जितने भी सारे शास्त्र हैं, यदि मैं इन शास्त्रों की आपसे बात करूं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लेकिन इन सभी शास्त्रों पर भौगोलिक वातावरण का प्रभाव तो अवश्य पड़ता है। हम इसको तो नहीं नकार सकते हैं कि भौगोलिक वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक स्थिति, वहाँ का नेचुरल लोकेशन का मीन्स होता है पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, नदियाँ हैं, झील हैं, तालाब हैं आदि के द्वारा वहाँ पर यानी बनने वाली उस स्थान विशेष की स्थलाकृतिक संरचना, मैं उसकी आपसे बात कर रहा हूँ। वहाँ का विस्तार, वहाँ की जलवायु, जनसंख्या, समुद्रीय कोस्टल और जो लैंड वाली जो उसका बॉर्डर है, सीमा है, समुद्रीय एवं स्थलीय सीमा आदि कारक किसी देश के राजनीतिक विचारों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से क्या करते हैं? प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो हम इस चीज़ को या इस संबंध को कतई ही नहीं नकार सकते हैं कि किसी भी शास्त्र के साथ भूगोल का संबंध नहीं है का। भूगोल का संबंध हर रूप में और हर प्रकार से किसी न किसी शास्त्र के साथ होता है, क्योंकि भौगोलिक वातावरण का प्रभाव तो अवश्य पड़ता ही पड़ता है। हम फैक्ट को आगे बढ़ाते हैं और उसी के साथ हम आपसे बात करते हैं कि हमारे पास में एक शब्द आया राष्ट्र। उस राष्ट्र शब्द की हम आपसे बात कर लेते हैं कि राष्ट्र होता क्या है। यदि हम उस राष्ट्र नाम के शब्द की बात करें आपसे कि
जो राष्ट्र है वह राष्ट्र होता क्या है, उनकी बात करें। व्यक्तियों का ऐसा समूह व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें निश्चित सांस्कृतिक अभिलक्षण है, जिसमें निश्चित सांस्कृतिक अभिलक्षण और आकांक्षाएं पाई जाती हैं, और आकांक्षाएं पाई जाती हैं, जो किसी सीमाबद्ध क्षेत्र से राजनीतिक रूप से सीमाबद्ध होते हैं या सम्मत होते हैं, जो किसी सीमाबद्ध क्षेत्र से राजनीतिक रूप से सम्मत होते हैं। देखिए, हम राष्ट्र के बारे में जो डेफिनेशन तैयार कर रहे हैं, जो परिभाषा आ रही है हमारे पास में कि हम राष्ट्र किसको कहते हैं, यदि हम उसकी बात करें कि व्यक्तियों का राष्ट्र नेशन की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे नेशन की बात कर रहा हूँ, राष्ट्र की बात कर रहा हूँ कि राष्ट्र के बारे में यदि हम आपसे जिक्र करें तो राष्ट्र शब्द जो हमारे पास में आ रहा है उसके लिए आप पारिभाषिक शब्दावली क्या काम में ले रहे हो। यदि मैं उस शब्दावली की आपसे बात करूं, यदि हम शब्दावली की बात करें तो हमारे पास में शब्दावली क्या आती है, आप शब्दावली की तरफ देखिए कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें निश्चित सांस्कृतिक, यानी व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है, व्यक्तियों का एक निश्चित समूह होता है, जिसमें निश्चित सांस्कृतिक अभिलक्षण और आकांक्षाएं पाई जाती हैं, यानी उस समूह के निश्चित अभिलक्षण होते हैं और उनकी आकांक्षाओं का मतलब उनकी इच्छाएं होती हैं, निश्चित उनकी इच्छाएं होती हैं,
उस समूह की, उस व्यक्तियों के समूह की, यानी व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें निश्चित सांस्कृतिक अभिलक्षण और आकांक्षाएं पाई जाती हैं, जिसमें निश्चित अभिलक्षण यानी जिसके क्या है, निश्चित कल्चरल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी विशेषताएं, उसके निश्चित लक्षण हैं, निश्चित लक्षण और उसकी आकांक्षाएं होती हैं, स्वयं की उसकी इच्छाएं होती हैं, जो किसी सीमाबद्ध क्षेत्र से राजनीतिक रूप से संबद्ध होते हैं, जो किसी सीमाबद्ध रूप से, यानी यहाँ पर जो व्यक्तियों के समूह के लिए बात कही गई है वह एक विशाल समूह होता है। क्या होता है? वह एक विशाल समूह होता है व्यक्तियों का। जब हम व्यक्तियों के विशाल समूह की बात की गई है हमारे से कि व्यक्तियों का एक ऐसा विशाल समूह, क्या व्यक्तियों का एक ऐसा विशाल समूह, उस विशाल समूह की यदि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं तो उसके निश्चित सांस्कृतिक अभिलक्षण और आकांक्षाएं होती हैं उसकी, उस क्षेत्र में रहने वाले उस व्यक्तियों के समूह का निश्चित अभिलक्षण होते हैं, निश्चित रूप से उसके अभिलक्षण होते हैं और निश्चित उसकी क्या होती हैं, निश्चित उसकी आकांक्षाएं होती है, निश्चित अभिलक्षण होते हैं उस समूह की और निश्चित उसकी इच्छाएं होती हैं। ठीक है जी। जो किसी सीमाबद्ध क्षेत्र से राजनीतिक रूप से संबद्ध होते हैं और वह निश्चित व्यक्तियों का समूह जिसके निश्चित सांस्कृतिक अभिलक्षण और आकांक्षाएं होती हैं, वह किसी सीमाबद्ध क्षेत्र से, यानी उसके चारों तरफ किसी न किसी क्षेत्र की सीमा होती है और वह उन सीमाओं से राजनीतिक रूप से संबद्ध होता है। संबद्ध का मतलब था जुड़ा हुआ होना। ये जो संबद्ध शब्द आया है ना, इस संबद्ध शब्द की मैं बात कर रहा हूँ कि वो जुड़ा हुआ होता है, उनसे घिरा हुआ होता है, यानी राजनीतिक रूप से किसी न किसी प्रांत की, राज्य की, क्षेत्र की उसके साथ क्या लगती हैं, सीमाएं लगती हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वह क्षेत्र किसी न किसी रूप से जिसके निश्चित, यानी व्यक्तियों का राष्ट्र एक ऐसा समूह होता है जिसके निश्चित सांस्कृतिक अभिलक्षण है और उसकी क्या होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। वह जो किसी सीमाबद्ध क्षेत्र से, यानी वो किसी न किसी सीमा के माध्यम से वह राजनीतिक रूप से संबद्ध होता है, घिरा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार की पारिभाषिक शब्दावली रखने वाले उस क्षेत्र को हम राष्ट्र के नाम से संबोधित करते हैं। किसके नाम से संबोधित करते हैं? राष्ट्र के नाम से संबोधित करते हैं। यानी राजनीतिक भूगोल, अगला फैक्ट आ रहा है हमारे पास में, देखिए आप अगला फैक्ट, राजनीतिक भूगोल यानी जो राजनीतिक भूगोल है, हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, मानव भूगोल की एक शाखा है। राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है। यानी राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल की क्या है? मानव भूगोल की एक शाखा है। क्या है? एक शाखा है जिसमें राजनीतिक रूप से
जिसमें राजनीतिक रूप से संगठित क्षेत्रों ओब्लिक राष्ट्र देशों की सीमा क्या ओब्लिक राष्ट्र देशों की सीमा विस्तार उनके विभिन्न घटक उनके विभिन्न घटकों संसाधनों उपविभागों यानी घटकों संसाधनों उपविभागों आंतरिक तथा बाह्य, एक तो आंतरिक, एक तो इनर और एक आउटर, आंतरिक तथा बाह्य राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कौन से संबंधों का? राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कौन से संबंधों का अध्ययन किया जाता है? राजनीतिक संबंधों का। देखिए कि जो हमारे पास में राजनीतिक भूगोल है जिसकी हम बात कर रहे हैं आपसे प्यारे विद्यार्थियों, आप देखिए उसको कि राजनीतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी मानव भूगोल की एक शाखा है। अर्थात राजनीतिक संस्थाएं अमूर्त संस्थाएं हैं, उनको संचालित करने का जो कार्य किया जाता है वह कार्य ह्यूमन बॉडी के द्वारा ही किया जाता है, मानव के द्वारा ही किया जाता है। जब उनको संचालित करने का कार्य मानव के द्वारा किया जाता है तो वह राजनीतिक भूगोल, वह पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक किसकी शाखा हो गई, एक किसका ब्रांच हो गई? मानव भूगोल का ब्रांच हो गई। क्योंकि उनका संचालन संबंधी कार्य, उनका संगठन संबंधी कार्य, उनका नियंत्रण संबंधी कार्य, उनका निर्देशन संबंधी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मानव के द्वारा किया जाता है। जब मानव के द्वारा उनका ये कार्य किया जाता है, हम उस कार्य की बात करें तो वह किसकी शाखा है? वह मुख्य रूप से राजनीतिक जो भूगोल है वो मानव भूगोल की एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसमें राजनीतिक रूप से संगठित क्षेत्रों, जिसमें राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल यदि इश्यूज के माध्यम से देखा जाए तो उसमें संगठित क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना। यानी संगठित क्षेत्रों ओब्लिक संगठित क्षेत्रों, और संगठित क्षेत्रों के साथ साथ यदि हम बात करते हैं राष्ट्र देशों, संगठित क्षेत्रों, संगठित क्षेत्रों के साथ साथ हम बात कर रहे हैं आपसे किसकी? राष्ट्र देशों की सीमाएं। जो राष्ट्र देश हैं उनका बॉर्डर, उनकी बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूँ, उनके बॉर्डर, उनकी सीमाओं की बात कर रहा हूँ, उनकी सीमाएं, उन सीमाओं का विस्तार। जो राष्ट्र देश हैं उनकी सीमाएं, उनका विस्तार, उनके विभिन्न घटक
यानी उनके विभिन्न घटक कौन से कि एक राष्ट्र के लिए अति आवश्यक होते हैं, जैसे सरकार है, जैसे जनसंख्या है, जैसे क्षेत्रफल है, जैसे संप्रभुता है, ये सारे क्या हैं, उसके विभिन्न घटक हैं, किसके, उस राजनीतिक या उस देश के या उस संगठित क्षेत्र के। ठीक है जी। संसाधन, वहाँ पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और मानवीय संसाधन, वहाँ पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और मानवीय संसाधन। उपविभागों यानी वहाँ के उपविभाग, यानी एक तो हो गया उसके मेन डिविजन्स और एक हो गया सब डिविजन्स। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से या शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहाँ की सरकार के द्वारा विभाजन के साथ वहाँ पर सब विभाजन भी किया जाता है। ठीक है। तथा आंतरिक तथा बाह्य राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी उस राष्ट्र के अंदर की सीमाओं के जो प्रांत हैं, जो अंचल है, तो वह तो आंतरिक संबंध हो गए, और अन्य अपने जो सीमाबद्ध क्षेत्र हैं जिनके साथ, देखो अभी तो हमने पढ़ा था ये राजनीतिक रूप से जो संबद्ध क्षेत्र हैं, यानी उसके जो बाहर और सीमा बनाने वाले जो बाहर के राष्ट्र हैं, उनके साथ उनके संबंध कैसे हैं, यानी आंतरिक संबंध और अन्य राष्ट्रों के साथ जो सीमाएं लग रही हैं उनके साथ उसके संबंध कैसे हैं, उसका अध्ययन हम राजनीतिक विज्ञान में करते हैं, हम राजनीतिक शास्त्र में करते हैं। अगला फैक्ट है देशों की राजनीतिक नीतियां उस देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। देशों की राजनीतिक नीतियां, यानी उन देशों की राजनीतिक नीतियां, पॉलिटिकल पॉलिसीज, राजनीतिक नीतियां देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर निर्धारित की जाती है। उस देश की राजनीतिक जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, जो उनके कानून होते हैं, उस देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज के आधार पर निर्धारित होते हैं। क्या वो देश प्राकृतिक संसाधनों के मामले में संपन्न है, या जिस पर नीतियां बनाई जा रही हैं, जिस बिंदु को लेकर के कानून बनाए जा रहे हैं, क्या वह वस्तुएं बाहर से आयात करनी पड़ रही हैं, उसको बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं। इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, किस प्रकार की गतिविधियां कि देशों की राजनीतिक जो नीतियां हैं, यानी उस देश की जो पॉलिटिकल जो पॉलिसीज हैं, उस पॉलिसीज की मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या
उस देश की राजनीतिक नीतियां यानी उसके संसाधनों से प्रभावित हैं, हाँ उसके प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावित हैं, क्योंकि एक देश में जो कानून व्यवस्था होती है या जो भी वहाँ की राजनीतिक नीतियां संचालित की जाती हैं वहाँ की सरकारों के द्वारा, तो वो वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ही निर्धारित होती हैं। वह क्षेत्र या वह देश या वह राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों के मामले में कितना संपन्न है। यदि संपन्न है तो कम से कम यानी उसको बाहर से आयात करना पड़ रहा है और अपने देश में उपलब्ध संसाधनों का ही वह देश दोहन कर रहा है। इस कारण से उस देश की आय उसी देश में ही रुक रही है, जिससे उस देश का विकास भी प्रभावित नहीं हो रहा है। तो ये बहुत यानी अहम इश्यूज का बिंदु है। अगला फैक्ट है संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, किसके आधार पर? जो संसाधन हैं उन संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही विभिन्न देशों के यानी विभिन्न देशों के विभिन्न देशों के पर ही संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही विभिन्न देशों के गहन आपसी संबंध निर्धारित होते हैं। गहन आपसी संबंध निर्धारित होते हैं। देखिए आप, हम बात कर रहे हैं किसकी? कि संसाधनों की उपलब्धता। तो हम यहाँ पर संसाधनों की बात करें कि संसाधन होते कितने प्रकार के हैं। यदि हम संसाधनों की बात करते हैं तो संसाधन एक तो प्राकृतिक होते हैं और एक मानवीय या सांस्कृतिक संसाधन होते हैं। देखो आप ध्यान से सुनिए इस कॉन्सेप्ट को। इन लाइनों में बहुत लंबे लंबे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत लंबे लंबे टर्मोलॉजी है। मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ आपका, जिससे कि जब भी आप रीड करें तो आपके किसी प्रकार की कोई शंका किसी कॉन्सेप्ट में नहीं रहे। सबसे पहले तो हम संसाधन शब्द पर आते हैं कि प्रकृति से प्राप्त वह साधन जो किसी मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करता है उसको संसाधन कहते हैं। कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करने की क्या रखती है? क्षमता रखती है। जिसमें मानव की आवश्यकता पूर्ति करने की क्या होती है? क्षमता होती है। जिसमें मानव की आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता होती है उसको संसाधन कहते हैं। तो संसाधन होते कितने प्रकार के हैं? संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक संसाधन तो कौन सा होता है? नेचुरल रिसोर्सेज होता है। एक कौन सा होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। मानव भी अपने आप में एक संसाधन है। मानव को हम संसाधन होने से नहीं नकार सकते हैं, क्योंकि एक मानव डॉक्टर के रूप में एक व्यक्ति सेवा दे रहा है, इंजीनियर के रूप में एक व्यक्ति सेवा दे रहा है, अध्यापक के रूप में एक व्यक्ति सेवा दे रहा है,
तो जिन लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की मानव के द्वारा पूर्ति की जा रही है। इसका मतलब मानव भी अपने आप में क्या है, एक संसाधन है। अर्थात संसाधन दो प्रकार के हैं। तो संसाधनों की उपलब्धता अर्थात उस देश में, हम ऊपर राष्ट्र की बात कर लिए हैं, जो किसी सीमाबद्ध क्षेत्र से राजनीतिक रूप से क्या होता है, संबद्ध होता है, उस क्षेत्र को हम किस नाम से संबोधित कर रहे थे, उस क्षेत्र को हम नेशन के नाम से, राष्ट्र के नाम से संबोधित कर रहे थे। जब हम उसको राष्ट्र के नाम से संबोधित कर रहे थे, जब हम उसको नेशन के नाम से संबोधित कर रहे थे, मुख्य रूप से बात करें तो वह क्षेत्र जिसको हम राष्ट्र के नाम से संबोधित कर रहे थे, तो देशों की राजनीतिक नीतियां, अर्थात ये टॉपिक हमने कर चुके, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही विभिन्न देशों के आपसी संबंध निर्धारित होते हैं। किसी अपने निकटतम पड़ोसी देश के साथ आपके संबंध कैसे हैं, उस संबंधों का जो निर्धारण होता है, उन संबंधों का जो मापदंड तैयार होते हैं, क्या अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं या अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं हैं, वो किसके आधार पर डिपेंड करते हैं, वो संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर डिपेंड करते हैं कि वहाँ पर कितने संसाधन उपलब्ध हैं। यदि एक राष्ट्र संसाधनों के मामले में बहुत ही संपन्न राष्ट्र है, तो उसके नज़दीक वाले पड़ोसी देश के द्वारा उस देश के साथ संबंध होंगे, वो अति मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे, क्योंकि वह राष्ट्र या उस राष्ट्र का विकास उसके उस संसाधन पर डिपेंड है जो उस देश में उपलब्ध नहीं है। यदि उसको अपने उस विकास की गति को आगे बढ़ाना है तो उस देश के साथ उसको मैत्रीपूर्ण संबंध रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि उस संसाधन की पूर्ति करने के लिए उसको उस राष्ट्र पर डिपेंड है या वो उस राष्ट्र पर डिपेंड रह रहा है। अर्थात यदि जो भी उनके संबंधों में जो प्रगाढ़ता आती है, जो मजबूती आती है, तो उस देश में उपलब्ध जो संसाधन हैं उन संसाधनों के आधार पर ही क्या आती है, प्रगाढ़ता। संसाधनों के आधार पर ही क्या आती है, प्रगाढ़ता आती है या संबंधों में मजबूती आते हैं। तो संसाधन भी दो राष्ट्रों के मध्य या एक से अधिक राष्ट्रों के मध्य उनके जो संबंध होते हैं उन संबंधों को मजबूत करने का कार्य या आपस में संबंधों का मैत्रीपूर्ण जुड़ाव रखने का कार्य भी संसाधनों के द्वारा किए जाते हैं। यदि जहां पर हम संसाधन शब्द की बात कर रहे हैं तो संसाधन तो ज्योग्राफी का शब्दावली है, संसाधन तो ज्योग्राफी की शब्दावली है। यदि राजनीति विज्ञान का भूगोल के साथ संबंध नहीं होता तो हम राजनीति विज्ञान में संसाधन शब्द शब्दावली का प्रयोग नहीं करते। हम इसीलिए कर रहे हैं कि राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है और उस राजनीतिक भू क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति वहां पर उस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों पर निर्धारित होती है या उनकी पूर्ति वहां पर उपलब्ध संसाधनों के द्वारा ही होती है। यदि जिस राष्ट्र में वो लोग रह रहे हैं, जो निश्चित उनका सीमाबद्ध क्षेत्र है, जिसके सांस्कृतिक अभिलक्षण और आकांक्षाएं होती हैं, यदि उसके स्वयं के देश में नहीं है तो वह अपने निकटतम राष्ट्र से उसकी पूर्ति कर सकता है। लेकिन संसाधन शब्द शब्दावली जो हमारे पास में आ रहा है उसका हम जिक्र तो कहाँ पर कौन से शास्त्र में करते हैं, वह तो हमारे पास में भूगोल नाम का यानी ह्यूमन ज्योग्राफी है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें इस शब्दावली का हम अध्ययन कर रहे हैं। शब्दावली को यदि हम आगे बढ़ाते हैं और आगे यदि हम देखते हैं तो हमारे पास में जो शब्दावली आती है उसकी हम बात करते हैं कि मानव भूगोल की एक अन्य शाखा, मानव भूगोल की एक अन्य शाखा मानव भूगोल की एक अन्य शाखा, ठीक है, मानव भूगोल की एक अन्य शाखा भू राजनीति भी है। एक अन्य शाखा
भू यानी मानव भूगोल की एक शाखा भू राजनीति भी है। यानी भू राजनीति भी है, भू राजनीति भी है, जिसमें भूतल के, जिसमें भूतल, भूतल का मतलब इस पृथ्वी तल पर, इस पृथ्वी के धरातल पर के, जिसमें भूतल के विभिन्न राजनीतिक, विभिन्न राजनीतिक प्रदेशों की राजनीतिक पद्धति विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की क्या करता है, के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की व्याख्या, के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की व्याख्या करता है। देखिए, मानव भूगोल की एक अन्य शाखा जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति। यदि हम बीए सेकेंड ईयर से थोड़ा सा ऊपर बढ़े और हम ज्योग्राफी से मास्टर डिग्री लेंगे तो हमारा मास्टर ऑफ आर्ट का जो द्वितीय वर्ष है, स्नातकोत्तर का जो हमारा सेकेंड ईयर है, जिसको हम एमए फाइनल बोलते हैं, उत्तरार्ध बोलते हैं, उस स्नातकोत्तर के फाइनल ईयर में एक हमारे पास में पेपर चलता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। उस पॉलिटिकल ज्योग्राफी में ये बहुत बड़ा बिंदु है हमारे पास में, भू राजनीति का, जियोपॉलिटिक्स का। मानव भूगोल की एक अन्य शाखा, भू की बता रहा हूँ मैं तो आपको, और यहाँ पर हम एक शाखा की बात कर रहे हैं, सेपरेट हमारे एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी चलती है, ठीक है ना, जो हमारे महाविद्यालय में भी वो संचालित है। मानव भूगोल की एक अन्य शाखा भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स भी है, जिसमें भूतल के विभिन्न राजनीतिक प्रदेशों की राजनीतिक पद्धति, यानी जो राजनीतिक प्रदेश हैं उन राजनीतिक प्रदेशों की राजनीतिक पद्धति, राजनीतिक प्रदेशों की राजनीतिक पद्धति, कौन सी पद्धति, उन प्रदेशों की, उन प्रदेशों की कौन सी पद्धति,
उन प्रदेशों की राजनीतिक पद्धति विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भौगोलिक कारकों के प्रभाव की व्याख्या करती है। यानी जो राजनीतिक प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं हम राजनीति के आधार पर निर्धारित कर चुके हैं या जिनकी सीमाएं राजनीतिक बिंदुओं के आधार पर निर्धारित की गई हैं, मैं उन प्रदेशों की आपसे बात कर रहा हूं जिसमें भूतल के विभिन्न प्रदेश हैं। मैं उन प्रदेशों की आपसे बात कर रहा हूं। भूतल के विभिन्न राजनीतिक प्रदेशों की राजनीतिक पद्धतियां, उनके जो राजनीतिक पद्धतियां हैं, उनके राजनीतिक तौर तरीके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विशेष रूप से जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भौगोलिक कारकों के प्रभाव की व्याख्या करती है। वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भौगोलिक कारकों से प्रभावित होती है। भू राजनीति का मतलब होता है कि किसी प्रदेश की राजनीति तथा विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वहाँ के भौगोलिक प्रभाव के कारकों की व्याख्या करती है। भौगोलिक कारकों के प्रभाव की व्याख्या करती है। जो इंटरनेशनल जो राजनीति है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, वह किससे प्रभावित होती है? वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मुख्य रूप से वहाँ के जो भौगोलिक जो लैंडस्केप हैं, यानी जो वहाँ के भौगोलिक कारक हैं, जो भौगोलिक यानी फैक्टर हैं, उनसे प्रभावित होती है। कैसे प्रभावित होती है? एक देश की राजनीति यानी विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक कारकों से निर्धारित होती है। उस देश की प्राकृतिक स्थिति कैसी है? उस देश की प्राकृतिक स्थिति कैसी है? जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर भारत की बात करूं, इंडिया की बात करूं, इंडिया के पश्चिम की ओर यहाँ की राजनीति कृत्रिमता लिए हुए है, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो है लेकिन प्राकृतिक सीमा नहीं है। यदि प्राकृतिक सीमा होती तो आज पाकिस्तान के द्वारा बार बार जो गुस्ताखी की जा रही है, वो इस प्रकार की गतिविधियों का संचालन नहीं होता। जैसे उत्तर में हिमालय है, जैसे भारत के नीचे पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में यानी पानी वाला समुद्र तटीय क्षेत्र है। यदि इस प्रकार की स्थिति होती तो भारत की राजनीति कुछ और ही होती। इसका मतलब वो किससे प्रभावित होती? वह भौगोलिक कारकों से प्रभावित होती। लेकिन एक देश की सीमाओं का निर्धारण वह देश संसार के मानचित्र में अपने लोकेशन को जिस स्थान पर रखता है, जहां पर उसका निर्धारण होता है, उस देश के भौगोलिक सीमाओं के द्वारा, तो हम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, हम उनमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, हम उनमें किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते हैं। अर्थात उसकी भौगोलिक जो कारक कैसे हैं, उन भौगोलिक कारकों की जो व्याख्या की जाती है, उस व्याख्या की हम बात करें तो वह भौगोलिक कारकों से वहाँ की क्या प्रभावित है? वहाँ की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित है। अर्थात इस संसार के मानचित्र में एक ही महाद्वीप के दो देश हो सकते हैं या दो अलग अलग महाद्वीपों के देश जिनकी सीमाएं अलग अलग महाद्वीपों से लग रही हैं, उनका आपस में सीमाएं लग रही हैं तो उनके संबंध हो सकते हैं। लेकिन वो संबंध सारे प्रभावित हो रहे हैं, तो वो किससे प्रभावित हो रहे हैं? वहाँ के ज्योग्राफिकल फैक्टर से प्रभावित होते हैं कि उस देश की सीमाएं किस प्रकार की हैं, क्या कृत्रिमता लिए हुए हैं या क्या प्राकृतिक सीमाएं हैं। यदि उस देश की सीमाएं प्राकृतिक हैं तो उस देश की राजनीति में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, और यदि कृत्रिमता लिए हुए हैं तो उस देश की राजनीति में हमेशा उठापटक चली रहेगी शांति व्यवस्था को लेकर के। तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति और जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति जो संचालित होती है, वो उस देश के भौगोलिक कारकों पर ही निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? भौगोलिक कारकों पर ही निर्भर करती है। वर्तमान काल में राजनीतिक तत्व, अगला फैक्ट है कि वर्तमान काल में
राजनीतिक तत्व इतना वर्तमान काल में राजनीतिक तत्व इतना प्रबल है कि किसी भी मानवीय तत्व के अस्तित्व किसी भी मानवीय तत्व के किसी भी मानवीय तत्व के अस्तित्व एवं विकास पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जा सकता है। वर्तमान काल में राजनीतिक तत्व इतना प्रबल है कि किसी भी मानवीय तत्व के अस्तित्व एवं विकास पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जा सकता है। यानी मैं रिसेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ। तो यदि मैं वर्तमान समय के मैं आपसे बात करूँ, यदि मैं वर्तमान काल की आपसे बात करूँ, तो जो ये पॉलिटिकल जो एलिमेंट्स है ना, ये पॉलिटिकल यानी राजनीतिक तत्व इस समय इतने मजबूत हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए, जैसे सरकार के अंग और सरकार, यानी जो व्यक्ति सरकार में एक्टिव है, जो सरकार में सक्रिय है, जो राजनीति का हिस्सा है, राजनीतिक तत्व इतना प्रबल है कि किसी भी मानवीय तत्व के अस्तित्व एवं विकास पर इसका महत्वपूर्ण क्या पड़ता है, इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यानी राजनीतिक तत्व, देखिए आप, राजनीतिक तत्व इतना, यानी राजनीतिक तत्व इतना प्रबल है, इतना मजबूत है। देखिए वर्तमान काल में जो व्यक्ति राजनीति में सक्रिय है, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं आपसे कि वर्तमान काल में जो व्यक्ति राजनीति से सक्रिय है, अर्थात वह राजनीतिक तत्व इतना मजबूत है, वह राजनीतिक कारक इतना मजबूत है कि मानवीय तत्व के अस्तित्व के लिए, जो मानवीय तत्व है, जो मानव के अस्तित्व के लिए जिनकी आवश्यकता है, वो मानवीय तत्व के अस्तित्व के लिए के अस्तित्व एवं विकास पर इनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि मानव को जीवित रहने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है और मानव के विकास के लिए, मानव अपने विकास के लिए जिनका प्रयोग करता है, उन तत्वों का, वह राजनीतिक तत्व, इसके अलावा वह प्राकृतिक तत्व। मान लीजिएगा कि एक व्यक्ति जिस स्थान विशेष पर रहता है, जहाँ पर भी रहता है, यदि वह तत्व, वहाँ के प्राकृतिक तत्व मानव के लिए अनुकूल हैं, वहाँ जहाँ पर मानव रहना चाह रहा है, वहाँ का धरातल है, वहाँ का ड्रेनेज है, वहाँ की अपवाह प्रणाली है, आदि मानव के अनुकूल है। मानव अपने आजीविका प्रकृति से जुड़े हुए, यानी एग्रीकल्चर लैंड, कृषि आदि के माध्यम से अपनी आजीविका को चला रहा है। यहाँ तक तो हम मानते हैं
कि पूर्ण रूप से मानव प्राकृतिक संसाधनों से ओतप्रोत है। पूर्ण रूप से मानव किन पर डिपेंड है? प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड है। तो प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन तो भूगोल का विषय है ना, हम भूगोल में करते हैं ना। लेकिन उस विकास को प्रभावित करने का काम, उस विकास को रोकने का काम या और ज़्यादा गति देने का काम जो किया जाता है वो राजनीतिक तत्व वहाँ का प्रबल है, यानी प्रबल है या प्रबल नहीं है, इस पर डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करता है। यदि वहाँ पर कोई व्यक्ति राजनीति में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ उस क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति जो वहाँ का एक कोई समूह हो सकता है, यानी लोगों का एक कम्युनिटी हो सकती है, पब्लिक कम्युनिटी हो सकती है, बहुत बड़ा एक विशाल समुदाय हो सकता है जो राजनीति में एक्टिव है, तो यदि उनको वहाँ के उस क्षेत्र के लोगों के विकास को प्रभावित करना होगा तो वहाँ पर इस प्रकार के नियम और कानूनों को ला करके वहाँ पर उनसे फॉलो करवाएगा जो प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करके, दोहन करके, कंज्यूम करके एक व्यक्ति अपने आजीविका को आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि उसके विकास को उनको प्रभावित करना होगा और वह व्यक्ति राजनीति का एक सक्रिय व्यक्ति है, एक सदस्य है, एक कैंडिडेट है। जब सक्रिय सदस्य है राजनीति का और उनके विकास की गति को उसको रोकना होगा तो वह व्यक्ति क्या करेगा? राजनीति की प्रबलता का, राजनीति का एक सक्रिय सदस्य बता करके और वह हवाला दे करके उन लोगों को रोकने का काम करेगा। जब उन लोगों को रोकने का काम करेगा तो उन लोगों की विकास की जो गति है वो प्रभावित हो जाएगी। तो उस समय यानी वहाँ के प्राकृतिक कारक तो मानव के अनुकूल थे, लेकिन उन राजनीतिक कारकों ने मानव के विकास को प्रभावित करने का कार्य किया है। तो राजनीति की जो प्रबलता है ना, वह राजनीति की प्रबलता मानवीय तत्व के विकास, अस्तित्व और विकास पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जा सकता है। अर्थात वह राजनीति के वहाँ पर इश्यूज या राजनीतिक कारक वहाँ पर प्रभावित हो जाता है तो मानव का अस्तित्व और विकास, इससे दोनों ही क्या होते हैं? इससे दोनों ही प्रभावित होते हैं। अतः अंतिम फैक्ट है, इन तथ्यों से इन तथ्यों से स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान एवं यानी इन तथ्यों से स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान एवं मानव भूगोल परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित हैं। अर्थात ये जितने भी हम फैक्ट पढ़ के आए हैं तो इन फैक्ट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान भूगोल पर निर्भर है और भूगोल राजनीति विज्ञान पर निर्भर है। अर्थात इसी संबंधों को हम आगे बढ़ाते हैं और अगले
किसी मानव शास्त्र का संबंध हम किससे निर्धारित करते हैं? हम मानव भूगोल के साथ हम संबंधों को जोड़ते हैं और हम उन संबंधों की व्याख्या करते हैं कि मानव भूगोल अन्य समाज के किस शास्त्र के साथ अपना और घनिष्ठ क्या रखती है, अपना घनिष्ठ संबंध रखती है। तो हम उन अन्य शास्त्रों की भी बात करते हैं जिनके साथ मानव भूगोल का क्या है, जिनके साथ मानव भूगोल का संबंध है, जिनके साथ मानव भूगोल का संबंध है। मैं उन संबंधों की आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। हम उन संबंधों की बात करेंगे कि ऐसा कौन सा शास्त्र है जिनके साथ मानव भूगोल अपना क्या रखती है, मानव भूगोल अपना संबंध रखती है। तो हम बात कर रहे हैं आपसे मानव भूगोल, और मानव भूगोल के साथ साथ हम आपसे बात कर रहे हैं जो हमारा अन्य शास्त्र है, उस अन्य शास्त्र की यदि हम बात करते हैं तो मानव भूगोल के साथ यानी हम सोशोलॉजी का संबंध यानी समाजशास्त्र, मानव भूगोल एवं समाजशास्त्र। हम बात करते हैं मानव भूगोल एवं कौन सा शास्त्र? समाजशास्त्र। देखिए भाई, हम आपसे बात करते हैं मानव भूगोल की एवं कौन से शास्त्र की बात कर रहे हैं? हम आपसे समाज शास्त्र की बात कर रहे हैं कि मानव भूगोल का किसके साथ संबंध है? मानव भूगोल का समाज शास्त्र के साथ संबंध यानी सोशियोलॉजी के साथ संबंध की हम बात करते हैं। तो हम आपसे बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का सोशियोलॉजी के साथ जो संबंध है, ह्यूमन ज्योग्राफी का जो समाज शास्त्र के साथ संबंध है, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड हमारे पास में क्या आ रहा है? सोशोलॉजी। देखिए आप, हम आपसे बात कर रहे हैं मानव भूगोल और समाजशास्त्र का, यानी ऐसा शास्त्र जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। ऐसा शास्त्र जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। उस शास्त्र को हम कौन सा शास्त्र कहते हैं? सोशियोलॉजी कहते हैं। जिसमें समाज और समाज में रहने वाले मानव का अध्ययन किया जाता है, उस शास्त्र को हम किसके नाम से जानते हैं? उस शास्त्र को हम सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। फैक्ट है कि समाजशास्त्र देखिए, समाजशास्त्र समाजशास्त्र
मनुष्यों के समाज शास्त्र, हम बात किसकी कर रहे हैं? सोशियोलॉजी की। समाज शास्त्र मनुष्यों के सामाजिक जीवन, मनुष्यों के सामाजिक जीवन, व्यवहार, सामाजिक जीवन, उसी के साथ साथ क्या? उसका व्यवहार, व्यवहार या सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, क्या? समाज शास्त्र मनुष्यों के सामाजिक जीवन, व्यवहार या सामाजिक क्रियाओं का क्या है? या सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, जिसमें मानव समाज, जिसमें मानव समाज की उत्पत्ति, जिसमें मानव समाज की उत्पत्ति, विकास, संरचना, जिसमें मानव समाज की उत्पत्ति, विकास, संरचना तथा एवं सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए आप, हम बात करते हैं समाज शास्त्र के साथ मानव भूगोल का अध्ययन। किसके साथ? समाज शास्त्र के साथ मानव भूगोल का अध्ययन। तो पहला हमारे पास में फैक्ट आता है, पहला हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है, समाज शास्त्र मनुष्यों के सामाजिक जीवन, यानी समाज में कौन रहता है? मानव। तो मानव का जो सामाजिक जीवन है, मानव समाज में रहता है, तो समाज में रहेगा तो सामाजिक जीवन ही तो होगा, उसकी सोशल लाइफ ही तो होगी सामाजिक जीवन। मानव का बिहेवियर, मानव का व्यवहार या सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। यानी मानव समाज में रह करके जो कार्य करता है वही तो मानव का व्यवहार है। यानी कौन सा कार्य कैसा करता है, जिस समाज में रहता है वहाँ पर मानव के द्वारा जो गतिविधियों को जो गतिविधियाँ संपादित की जाती हैं, अर्थात वह मानव का व्यवहार ही तो है। क्या मानव उन कार्यों को समाज के अनुरूप करता है, यानी जिससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाए और उसका समाज के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी रहे। अब मानव अपने आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए यानी अपनी कम्युनिटी को नाराज कर लेता है,
अपने कम्युनिटी को दूर कर देता है, अपने कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाता है, अपने समुदाय को या अपनी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता है, तो हम उसको विकास नहीं कह सकते हैं, हम उसको मानव के सकारात्मक कार्य नहीं कह सकते हैं। वह मानव का व्यवहार अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि मानव ने अपने कार्य को पूरा करने के लिए समाज के, सोसाइटी के किसी बहुत बड़े भाग का क्या किया है? नुकसान किया है। तो उस समाज के प्रति, जिस समाज में मानव रह रहा है, उसका व्यवहार क्या नहीं है? उसका व्यवहार अच्छा नहीं है उस समाज के प्रति। तो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन, व्यवहार या सामाजिक क्रियाएं, समाज में रह करके समाज से जुड़ी हुई जो कार्यों को करता है, उनको सोशल फंक्शंस कहते हैं, उनको सोशियो फंक्शंस कहते हैं, जिसमें मानव समाज की उत्पत्ति और मानव कौन कौन से कार्य करता है? मानव समाज की उत्पत्ति की व्याख्या करता है कि मानव समाज का जन्म कैसे हुआ, अर्थात ओरिजिन ऑफ द, हम बात करते हैं सोसाइटी, उसका विकास, संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं का क्या करता है? अध्ययन करता है कि इस प्रकार की संस्थाएं जो क्या कर रही हैं, वह संस्थाएं जो सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन, जो समाज के लिए कार्य कर रही हैं, जो समाज के एक बहुत बड़े समुदाय के लिए कल्याणकारी कार्य कर रही हैं, उस समाज, उस कम्युनिटी के लिए ऐसे कार्य कर रही हैं जो उनके लिए क्या है? अति आवश्यकता है, जो उनकी अति आवश्यकता है। यदि हम बात करें कि मानव समाज में रह करके जो सामाजिक कार्य करता है, जो सामाजिक क्रियाओं को करता है, तो वो सामाजिक क्रियाएं, ये क्रियाएं हैं, एक समाज की उत्पत्ति का अध्ययन करता है, वह सामाजिक कार्य है, अर्थात उस समाज के विकास के बारे में अध्ययन करता है, वह सामाजिक कार्य है, अर्थात सामाजिक क्रिया। समाज की संरचना, कि समाज की बनावट किस प्रकार की है, क्या उस समाज में रहने वाले अधिकतर जो व्यक्तियों के समूह हैं, क्या जॉइंट फैमिली में रहते हैं या क्या सिंगल फैमिली में रहते हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है वह क्या है? संरचना में शामिल होता है। उस समाज की बनावट, सामाजिक संस्थाओं, ऐसी संस्थाएं जो समाज के उन व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी कार्यों से जुड़ी हुई हैं, उनको हम कौन सी संस्थाएं बोलते हैं? हम उनको सामाजिक संस्था के नाम से संबोधित करते हैं। कौन सी संस्था? उनको हम सामाजिक संस्था के नाम से संबोधित करते हैं। अर्थात सामाजिक जीवन, कौन सा जीवन? अर्थात सामाजिक जीवन, यानी हम कौन से जीवन की बात कर रहे हैं आपसे? हम आपसे सामाजिक जीवन, व्यवहार, सामाजिक क्रियाएं, व्यवहार, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है, किस विषय में? जिस विषय में किया जाता है उसे समाज शास्त्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे
समाज शास्त्र उसे समाज शास्त्र कहते हैं। अर्थात सामाजिक जीवन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सोशल लाइफ की। कौन से लाइफ की? मैं आपसे बात कर रहा हूँ सामाजिक जीवन की। अर्थात सामाजिक जीवन, एक व्यक्ति कहाँ रहता है? समाज में रहता है। उसको सुरक्षा कहाँ से मिलती है? उसके समाज से मिलती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, अरस्तु का वह कथन आपको याद आ रहा होगा। अरस्तु महोदय ने क्या कहा है कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता या तो वो देवता है और या दानव प्रवृत्ति का है। यदि कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति कहाँ रहेगा? समाज में रहेगा। जो समाज में नहीं रहता है या तो वो देवता प्रवृत्ति का है या कोई दानव प्रवृत्ति का व्यक्ति, वही समाज में नहीं रहता। ये अरस्तु महोदय के कथन हैं, ठीक है ना। ये एरिस्टोटल महोदय के कथन हैं। ज्योग्राफी में जो एरिस्टोटल महोदय हैं, और हम पॉलिटिकल में उसको अरस्तु महोदय के नाम से भी संबोधित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो सामाजिक जीवन, एक व्यक्ति कौन सा जीवन जीता है? अपने समाज का जीवन जीता है। एक व्यक्ति किसका हवाला देता है? अपने समाज का हवाला देता है। जब भी वो किसी प्रकार के कार्य को संपादित करता है तो वो यही कहता है कि मेरे समाज में ऐसा नहीं होता या मेरे समाज के रीति रिवाज इस प्रकार से हैं। अर्थात व्यक्ति को जो सुरक्षा मिलती है, कहाँ से मिलती है? उसके समाज से व्यक्ति को सुरक्षा मिलती है। हम बात करें उस व्यक्ति का व्यवहार, मैंने अभी तो बताया था ना कि उस व्यक्ति का व्यवहार अपने समाज और समाज के व्यक्तियों के प्रति कैसा है। व्यक्ति के जो व्यवहार का अध्ययन भी हम समाजशास्त्र में ही करते हैं। सामाजिक जीवन का अध्ययन, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन, वह समाज में रहकर के समाज की क्रियाओं के प्रति क्या अध्ययन कर रहा है, क्या समाज की क्रियाएं संपादित कर रहा है क्या, तो उन समाज की क्रियाओं का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है, जो सब्जेक्ट है जिस विषय में किया जा रहा है, उसी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं, उसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? उसी को हम क्या कहते हैं? समाजशास्त्र कहते हैं। वही हमारे पास में क्या कहलाता है? सोशियोलॉजी के नाम से उसी को जानते हैं। वही हमारे पास में सोशियोलॉजी नाम का विषय कहलाता है। अर्थात सामाजिक जीवन के बारे में, अर्थात सामाजिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के साथ साथ मानव के व्यवहार के बारे में, और व्यवहार के साथ साथ यानी सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन, सामाजिक जीवन, व्यवहार, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है, अर्थात सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसे समाजशास्त्र कहते हैं। अर्थात समाजशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि परिवारों से समाज का निर्माण होता है और व्यक्ति कहाँ रहता है? परिवार में रहता है। अर्थात उसकी छोटी इकाई, उसके समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार ही होता है। उसी के साथ साथ मानव का अपने परिवार के प्रति और अपने समाज के प्रति कैसा व्यवहार है, उसके व्यवहार का अध्ययन, उसके नेचर का जो हम स्टडी करते हैं। उसके अलावा समाज के प्रति की जाने वाली क्रियाएं, समाज में रह करके जो क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है वही शास्त्र क्या कहलाता है? समाजशास्त्र कहलाता है। उसी को हम किसके नाम से संबोधित करते हैं? समाजशास्त्र के रूप में संबोधित करते हैं। अगला फैक्ट है समाजशास्त्र में मुख्य रूप से समाजशास्त्र में मुख्य रूप से किसकी उत्पत्ति? समाज की। समाजशास्त्र में मुख्य रूप से समाज की उत्पत्ति एवं विकास, समाजशास्त्र में मुख्य रूप से समाज की उत्पत्ति
एवं विकास, समाज की संरचना, समाज की जो स्ट्रक्चर है, यानी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, समाज की संरचना तथा विभिन्न सामाजिक समस्याओं का तथा विभिन्न सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, तथा विभिन्न सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए, समाज शास्त्र में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? समाज शास्त्र में मुख्य रूप से समाज की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। किसकी उत्पत्ति? समाज की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है कि समाज आज जिस विकसित रूप में पहुंचा है, इस विकसित रूप में पहुंचने के पीछे कितना लंबा समय लगा, उसकी विकास की प्रक्रिया क्या है, कि आदिम समाज से लेकर के और आज तक के करंट सोसाइटी तक की मैं बात करूं कि समाज आज जिस स्थिति में है, यानी वहाँ प्रारंभ से लेकर के और आज तक की स्थिति, तो वह समाज की उत्पत्ति अर्थात समाज का विकास, अर्थात प्रारंभिक रूप से समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या इसमें किस प्रकार का मानव रहता था, क्या इसकी उत्पत्ति के पीछे कौन से कारक काम कर रहे थे, क्या मानव प्रारंभ से ही यानी सिंगल फैमिली में था या क्या जॉइंट में था, यानी किस प्रकार के समाज हुआ करते थे, उस समाज में जिन कार्यों का निर्धारण होता था, क्या उसमें पुरुष प्रधान समाज था या क्या महिला प्रधान या मातृ सत्तात्मक परिवार समाज थे, यानी उस समाज की उत्पत्ति और उत्पत्ति के साथ साथ विकसित समाज यानी संपन्न और विकसित समाज, उस समाज का विकास, उस समाज के विकास की गतिविधि की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। समाज का विकास, उस समाज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, यानी मैं समाज की संरचना की बात करूं तो अभी मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताया है। उदाहरण हमारे पास में यह है कि वह समाज किस अवस्था में था। किस अवस्था का मतलब वह समाज क्या एकल समाज के रूप में था, क्या उस समाज में परिवार मैक्सिमम अधिकतम परिवार, क्या यानी अपने बच्चों और अपने पति पत्नी के साथ वो लोग रह रहे थे, क्या अपने संपूर्ण परिवार के साथ लोग रह रहे थे। इसका मतलब क्या उसमें एकल समाज की दिक्कत थी, क्या संयुक्त परिवारों की दिक्कत थी, संयुक्त परिवारों से मिलकर वह समाज बना था, क्या एकल परिवारों से मिलकर समाज बना था। तो वो हो गई समाज की संरचना, समाज की बनावट तथा विभिन्न सामाजिक समस्याओं का, यानी एक व्यक्ति समाज में रहेगा और किसी प्रकार के कार्यों को संपादित करेगा, यानी एक व्यक्ति समाज में रहेगा और सामाजिक कार्यों को संपादित करेगा, तो उनके पास में विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। उस व्यक्ति के पास में विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। जब उस व्यक्ति के पास में विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होंगी, तो मैं उस व्यक्ति की आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जिस व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की कौन सी समस्याएं होंगी, विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं होंगी, तो वह व्यक्ति उन समस्याओं का समाधान भी जिस समाज में रह रहा है वहीं से ही ढूंढने का प्रयास करेगा, वहीं से उसी समाज के उन बुद्धिजीवी व्यक्तियों से या जो व्यक्ति उस समाज से बहुत नज़दीक के ताल्लुकात रखते हैं, संबंध रखते हैं, वह समाजशास्त्री, वह सोशियोलॉजिस्ट, उन्हीं से ही उन समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करेगा। ठीक है ना। अगला फैक्ट है
समाजशास्त्र मनुष्य के समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृश्यों के अध्ययन से, यानी जो सांस्कृतिक दृश्य हैं दृश्यों के अध्ययन से संबंधित विषय माना जाता है। कौन सा विषय माना जाता है? यानी उनसे संबंधित विषय माना जाता है। देखिए हम आगे अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं, फैक्ट को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे पास में फैक्ट क्या आता है? हमारे पास में फैक्ट यह आता है कि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृश्यों के, यानी जो सोशियोलॉजी है वह मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक दृश्य हैं। यानी मानव ने अपने मानवीय श्रम की सहायता से या उस समाज के बहुत बड़े कम्युनिटी ने, समुदाय ने अपने मानवीय श्रम की सहायता से सामाजिक और सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया है। किसके लिए? अपने समाज की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। अपने समाज की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जिन सामाजिक और सांस्कृतिक लैंडस्केप का, यानी सोशल एंड कल्चरल जिस लैंडस्केप का निर्माण, अभी मैंने आपको बताया था कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो मानव के द्वारा निर्मित संसाधन, उनको तो मानवीय संसाधन कहा, और एक प्रकृति के द्वारा निर्मित संसाधन, उनको हमने प्राकृतिक संसाधन कहा। तो हमने संसाधनों की व्याख्या कितने प्रकार से की है? हमने संसाधनों की व्याख्या दो प्रकार से की है। तो वो दो प्रकार कौन से हैं जिनके माध्यम से हम संसाधनों की क्या कर रहे हैं? हम संसाधनों की व्याख्या कर रहे हैं। जब हम संसाधनों की व्याख्या दो प्रकार से कर रहे हैं तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृश्यों का अध्ययन मानव ने अपने मानवीय श्रम की सहायता से विभिन्न प्रकार के कल्चरल लैंडस्केप का निर्माण किया है। कार्ल सावर महोदय के अनुसार उन्होंने सबसे पहले कल्चरल लैंडस्केप शब्दावली का प्रयोग किया था भूगोल में। तो हम मुख्य रूप से बात करें एक तो सामाजिक जीवन की और एक उनके सांस्कृतिक भूदृश्यों की, सांस्कृतिक दृश्यों के। मानव ने समाज में रहते हुए अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और सामाजिक भूदृश्यों का निर्माण किया, जिसमें मैं आपसे बात करूं जैसे कृषि भूमि का विकास करना, जैसे जंगलों का विकास करना, जैसे विभिन्न प्रकार के मार्गों का निर्माण करना, जिसमें सड़क मार्ग, जिसमें रेल मार्ग शामिल है, विभिन्न प्रकार की भव्य इमारतों का निर्माण करना और उनका व्यावसायिक उपयोग करना, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित भवन हो सकता है, जिसमें शिक्षा से संबंधित भवन हो सकता है, और जिसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रशासनिक लोबी बैठ करके जो प्रशासन संबंधी कार्य करती है, उस प्रकार के मल्टीपर्पज यानी वो बिल्डिंग्स हो सकती हैं। तो मुख्य रूप से कौन से सामाजिक और सांस्कृतिक दृश्यों के अध्ययन से संबंधित विषय माना जाता है। यानी समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक दृश्यों के अध्ययन से संबंधित विषय माना जाता है। समाजशास्त्र को मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक दृश्यों का जो अध्ययन है, सामाजिक और सांस्कृतिक जो दृश्य हैं उनका अध्ययन है, वह समाजशास्त्र से संबंधित विषय है। क्योंकि समाजशास्त्र समाजों से बना है, समाजों में परिवारों का अध्ययन किया जाता है और परिवारों में ह्यूमन बॉडीज रहती है, मानव यानी विभिन्न प्रकार के मानव समुदाय के व्यक्ति उसमें निवास करते हैं। अगला फैक्ट है
समाजशास्त्र मानव के विकास। समाजशास्त्र किसका विकास? समाजशास्त्र में तो मानव का ही तो बात करेंगे। समाजशास्त्र मानव समाज के विकास प्रकृति। समाजशास्त्र मानव समाज के विकास, यानी समाजशास्त्र मानव समाज के विकास प्रकृति तथा नियमों की वैज्ञानिक तथा नियमों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। तथा नियमों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। समाजशास्त्र मानव समाज का विकास। मैंने अभी भी कहा है कि मानव जिस समाज में रहता है तो मानव का विकास हुआ तो मानव समाजों का विकास तो होगा ही ना, क्योंकि मानव से ही मानव समाजों का निर्माण हुआ है। जब मानव ने अपने विकास यात्रा को आदिम समाज से लेकर के आज इस आधुनिक समाजों तक पहुंचाने का काम किया, आज आधुनिक समय तक पहुंचाने का कार्य किया है, तो जब मानव का विकास हुआ तो क्या मानव समाजों का विकास नहीं होगा? क्योंकि मानव अपने समाज में तो रहता है। इसका मतलब समाजशास्त्र मानव समाज के विकास, अर्थात समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? अर्थात मानव समाजों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? यानी मानव समाज, यानी समाजशास्त्र में मानव समाज का विकास, यानी मानव समाजों के विकास का अध्ययन किया जाता है एवं उस समाज की प्रकृति, उसके नेचर का अध्ययन किया जाता है। अभी मैंने कहा था कि वह समाज किस प्रकार के परिवारों से बना है, उस समाज की प्रकृति कैसी है, अर्थात उसकी प्रकृति तथा उस समाज के लोग, उस समाज के नियम, उस समाज में रहने वाले व्यक्ति समूह के नियम। मैंने अभी तो आपको हवाला देकर के बताया था कि मैं जिस समाज में रहता हूँ वहाँ पर इस प्रकार के कार्यों को संपादित नहीं किया जाता है, क्योंकि मेरा समाज इस प्रकार के कार्यों को अनुमति प्रदान नहीं करता है। यदि मैं मेरे समाज के विकास की धारा के विपरीत जाकर के इस प्रकार के कार्यों को संपादित करूंगा तो मेरा समाज मेरे को समाज से बहिष्कृत कर देगा, मेरे को बाहर निकाल देगा, मेरे को सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पाएगा। इस कारण से यानी समाजशास्त्र में मानव समाज का जो विकास है, उसकी प्रकृति है तथा उसका नियम है, उनकी क्या करता है, उनकी तथ्य के साथ व्याख्या करता है। और जिन फैक्ट की तथ्य के साथ व्याख्या की जाती है उन्हें इस प्रकार के शास्त्र में इस प्रकार के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? हम वैज्ञानिक अध्ययन के नाम से संबोधित करते हैं। जब हम वैज्ञानिक अध्ययन के नाम से संबोधित करते हैं, किस नाम से संबोधित करते हैं? वैज्ञानिक अध्ययन के नाम से जब हम इस प्रकार के शास्त्र को संबोधित करते हैं, जिसमें किसके साथ अध्ययन किया जाता है? जिसमें लॉजिक के साथ अध्ययन किया जाता है, जिसमें तर्क के साथ क्या किया जाता है? जिसमें तर्क के साथ अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना? मनुष्य एक सामाजिक इकाई है। अगला फैक्ट है